Hello everyone, welcome on Guru Mantra Study Channel. My 12th class आपके लिए चैप्टर रहने वाला है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स का मतलब क्या होता है? यात्री। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे यात्रियों ने यात्राएं की और यात्रा वृतांत लिखे, ट्रेवलॉग्स लिखे। हमारे इंडिया के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा और कब कब इंडिया को उन्होंने क्या किया है, ट्रेवल किया है। इन सभी बातों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से यात्री रहे हैं जो अदर कंट्रीज से हमारे देश में आते हैं और हमारे देश के बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। कई बार बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं? जैसे इसमें कॉमन बातें ये होती हैं, कहीं पर कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई तबाही आ जाती है तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो अपनी इच्छा से एक देश से दूसरे देश को ट्रेवल करते हैं और वहां के कल्चर को, सोशल लाइफ को जानने के लिए अलग अलग देशों में क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। तो आइए, आज हमारा जो ये चैप्टर है रहने वाला है किस पर बेसिस है? ट्रेवलर्स पर बेसिस है। और ऐसे कौन से ट्रेवलर्स रहे हैं जिन्होंने इंडिया को ट्रेवल किया और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दी, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बेटे, ये रहने वाला है, मैं 3 वीडियोस में इस चैप्टर को लेकर आने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, आप इसमें कई सारे जो ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो देखें, शुरुआत करेंगे। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, यानी कि जो यात्री थे उन्होंने हमारे इंडिया को किस नजरिए से देखा, इन सभी बातों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा इंडिया है 10th टू 70th सेंचुरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी। ये यहाँ पर हमारा डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से ऐसे ट्रेवलर्स हमारे इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया के बारे में एक्सप्लेनेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। देखो, women and men have traveled in the search of work to escape from the natural disaster as traders and merchant, soldiers, priests, pilgrims और driven by the sense of the adventure। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करने जाता है तो उसके कई सारे क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि पुराने टाइम में जो महिलाएं थी और जो पुरुष थे, यानी कि मैन जो होते थे, वो किसके लिए जाते थे? वो काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अब कई बार ऐसा होता कि डिजास्टर आ जाता, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में फ्लड को सबसे मेन कारण माना जाता है कि उस जगह को क्या कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, या हो सकता है कि वहां पर इतने बड़े लेवल पर डिजास्टर हुआ हो फ्लड के कारण कि वहां से जो पॉपुलेशन थी या तो माइग्रेट कर गई या फिर वो डेथ कर गई। तो ऐसे नेचुरल डिजास्टर ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह पर जो पॉपुलेशन है वो क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है। ट्रेडर्स तो बिल्कुल होता ही है कि जो व्यापारी होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जो गुड्स होते हैं, सामान होते हैं, उनको बेचने का काम करते हैं। मर्चेंट वो व्यापारी होते हैं जो समुद्री रास्ते से अपना ट्रेड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मर्चेंट। ऐसे ही सोल्जर या प्रिस्ट या फिर पिलग्रिम्स आप जानते हो, जो सिर्फ जो धर्म से संबंधित यात्राएं करते हैं उनको क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स। यानी कि वो धार्मिक जगहों पर जाएंगे, उनकी यात्राएं करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, इस तरीके से। तो पहला जो ये पेज है इसमें सिर्फ ये बताया गया है आपको कि किस तरीके से पुराने टाइम में यात्राएं होती थी, ट्रेवल्स की जाती थी। Those who visit in the came to stay a new land and the variability encounter the world that is different in the term of the landscape, physical environment as
एज वेल एज द कस्टम्स, ये तो होता ही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो क्या होता है कि वो अपने कल्चर को फॉलो किए होता है जहां पर वो रह रहा होता है। जैसे ही वो दूसरे देश में जाता है या फिर अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाता है तो वहां पर उसको बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। वो कैसे कि उनकी जो सोशल लाइफ है वो डिफरेंस मिलती है, और उनका जो कल्चर फॉलो करने का तरीका है वो अलग मिलता है, लैंग्वेज अलग मिलती है। अलग अलग तरीके के जो कॉम्प्लिकेशंस है किसी व्यक्ति के सामने आते हैं अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो ये कह रहे हैं कि वहां पर उनके कस्टम्स, अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उनके जो रीति रिवाज है, लैंग्वेजेस हैं, बिलीव्स, बिलीव्स का मतलब किसको किस तरीके से भगवान को पूजा जाता है और उसको किस तरीके से वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इन सभी में क्या मिलता है, चेंज मिलता है, बदलाव मिलता है। आगे देखें, मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडॉप्ट दीज डिफरेंसेस, और बहुत सारे ऐसे जो यात्री होते हैं वहां उस माहौल में अपने आप को अडॉप्ट करने की, यानी कि उस माहौल में अपने आप को ढालने की पूरी पूरी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो, मैनी ऑफ देम ट्राइंग टू अडॉप्ट दीज डिफरेंसेस, other somewhat exceptional note them carefully in the account, generally recording what they find unusual or remarkable। और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, यात्रीगण होते हैं जो उनको दूसरी जगह पर जाने पर जो एक अद्भुत चीज दिखाई देती है या अनयूजुअल चीज दिखाई देती है, उनको किसमें लिखते हैं, वो अपने टेक्सेस में लिख देते हैं। और वो जब लिखते हैं, अपनी यात्राओं के बारे में लिखते हैं, तो वही नॉलेज हमारी क्या बन जाती है, हिस्ट्री बन जाती है। तो आइए हम उन सभी बातों के बारे में जानेंगे कि ऐसे ऐसे कौन से यात्री रहे हैं जिन्होंने इंडिया को ट्रेवल किया और इंडिया के बारे में अपने जो परसेप्शंस हैं उन्होंने क्या है, दिए हैं। देखो, अगला कंसेप्ट देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट ऑफ द ट्रेवल लेफ्ट बाय द विमेन। अब ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं, हमने ये देखा है कि महिलाएं यात्राएं जरूर करती थी एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन महिलाओं के द्वारा दिए गए जो क्या है, अकाउंट्स वगैरह, या अकाउंट्स या फिर उनको क्या कह सकते हैं, टैक्सेस कह सकते हैं, महिलाओं के द्वारा लिखे गए जो टैक्सेस है वो हमें देखने को नहीं मिलते। आगे आगे दो, वी नो दैट दे ट्रेवल्ड, और हमें ये पता है कि महिलाएं पुराने टाइम में पुरुषों की तरह ही क्या करती थी, ट्रेवल करती थी। द अकाउंट्स दैट सर्वाइव आर ऑफन वेरिड इन टर्म ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। और ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी यात्री है, अगर कोई यात्री एक देश से दूसरे देश में क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो उसका सब्जेक्ट ऑफ मैटर अलग हो सकता है। जैसे कोई तो लिख रहा है कि वहां के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, यानी कि अगर कोई इंडिया में आया है तो वो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वहां के एरिया के बारे में बताए, यानी कि भौगोलिक जो आकृतियां होती हैं उनके बारे में बता रहा है, या फिर कोई वहां पर रूल रेगुलेशन, शासन हो रहा है तो शासन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। कोई क्या है, जो क्या है, एक सिंपल लाइफ उस एरिया में जी जा रही है, यानी कि जी रहे हैं, उसके बारे में क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये कहना है कि जो ये यात्री होते थे उनका जो सब्जेक्ट मैटर है वो अलग अलग हो सकता है, कि किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है और किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है। सम डील विद द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट्स, ये वही बातें मैंने बता दी कि कोई तो कोर्ट्स के बारे में डिटेल में लिख रहा है। कोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो राजा का दरबार होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। while other are mainly focused on the religious issue, कोई किसके बारे में लिख रहा है, धर्म के बारे में लिख रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो अकाउंट्स हैं वो किस किस तरीके से लिखे जाते थे। तो पहली बात हम लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे यात्री कोर्ट्स के बारे में लिखते हैं, कुछ किस पर फोकस करते हैं, रिलीजियस मैटर्स या इश्यूज पर फोकस करते हैं। आर्किटेक्चुअल फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चुअल्स का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है।
तो इस तरीके से मॉन्यूमेंट्स आप जानते हो कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनको मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। मॉन्यूमेंट्स के बारे में कोई यात्री अपनी किताबों के अंदर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी विजयनगर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस जो आपका चैप्टर है इसके अंदर विजयनगर के बारे में एक्सप्लेन जरूर किया जाएगा कि किस तरीके से विजयनगर को जो बुक्स हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, किसको, विजयनगर को एक्सप्लेन किया है। आगे, इन द 15th सेंचुरी कम्स फ्रॉम द अबुल रजाक समरकंदी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि अबुल रजाक समरकंदी डिप्लोमेट हु केम विजिटिंग फ्रॉम द हेरात, जो कि कहां से आता है, हेरात से आता है। हेरात से आता है और किसके बारे में खोजबीन करता है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में खोजबीन करता है। जैसा उसने पढ़ा था, पुराने ट्रेवलॉग्स वगैरह में देखा था पढ़ के, और फिर वो यहाँ पर यात्रा करने आता है कि क्या इंडिया में सच में कोई ऐसा शहर रहा था या नहीं रहा था। इन अ फ्यू केसेस ट्रेवलर्स डिड नॉट गो टू द डिस्टेंट लैंड, यानी कि जो ट्रेवलर्स, कई बार ऐसा होता था कि जो यात्री होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो वो पास के एरिया में जाके फिर वापस अपनी जगह पर क्या कर जाते थे, लौट जाते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे यात्री देखे गए जो कि यहाँ से मतलब अपने एरिया से जाके फिर दूसरे देशों में कहीं कहीं दूर तक घूमते हैं और पूरे ग्लोब को भी क्या है, ट्रेवल करते हैं, यानी कि यात्राएं करते हैं। तो उनके बारे में भी देखेंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल थे। For example, in the Mughal Empire, the administrators sometimes travel within the empire and recorded their observation. ये कह रहे हैं कि मुगल एम्पायर के अंदर कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे वो पूरे एरिया को क्या करते थे, देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, और किस तरीके से क्या है काम चल रहा है, इन सभी चीजों को लिखा जाता था कि भाई कितने एरिया में हमारे पास एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा रहा है, कितना टैक्स हमसे लिया जा रहा है, कहाँ की पॉपुलेशन सरवाइव कर पा रही है अच्छे से, कहाँ की पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पा रही है। इन सभी बातों के बारे में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे वो क्या करते थे, रिकॉर्ड्स बनाते थे। Some of them were interested in the looking at the popular customs and the folklore. और कुछ यात्रीगण जो आते थे वो अलग अलग तरह की जो रीति रिवाज कस्टम्स वगैरह होते थे उनको देखकर एटोनिस होते थे, चौंकते थे कि भाई इंडिया में इस तरह का जो कल्चर है वो क्या किया जाता है, फॉलो किया जा सकता है। अब ऐसे कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा जो रहने सहने या फिर जो आप कपड़े जो पहनते हो उनको देखकर, उनके तरीके को देखकर वो क्या कर जाते थे, चौंक जाते थे, और उनके बारे में अपने जो टेक्सेस थे उनमें वो क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लगातार इस चैप्टर को देखते हो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं कि किस तरीके से जो यात्री होते थे वो अपने जो इंडिया, हमारा जो इंडिया रहा है, उनका विजन इंडिया के बारे में क्या था और क्या वो लिख रहे थे। तो देखें आगे, इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द नॉलेज ऑफ पास्ट कैन एनरिच थ्रू द consideration of the descriptions of the social life provided by the travelers who visited the subcontinent, focusing on the accounts of three men. अब ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा चैप्टर 3 व्यक्तियों के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। रिवॉल्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम बड़े तौर पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे 3 व्यक्तियों के बारे में, यानी कि 3 व्यक्तियों ने हमारे इंडिया के बारे में लिखा है। और आपने शुरुआत में ही पढ़ा था, कौन सी सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक पढ़ रहे हैं हम इंडिया के बारे में, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब ये कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, उसको हम एनरिच तरीके से, एक समृद्ध तरीके से देख सकते हैं। और उनका जो ट्रेवलर्स, जो 3 यात्री हमारे देश में आए थे, उनके विचार में इंडिया कैसा था उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहला व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 मार्क्स में आ सकता है। देखो क्या है, अल बरूनी। अल बरूनी हु केम फ्रॉम द उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आता है
और 11th सेंचुरी में आता है पहला क्वेश्चन कि इसमें से ये पूछ लेंगे कि उज्बेकिस्तान से कौन आता है, तो अलबरूनी आता है। 11th सेंचुरी में एक ट्रेवलर इंडिया के अंदर आता है, तो वो कौन आता है। 11th सेंचुरी में कहां से कोई यात्री आता है, तो वो उज्बेकिस्तान से आता है, साइड में लिख देंगे कि वो अलबरूनी थे। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। और दूसरा नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इब्न बतूता हु केम फ्रॉम द मोरक्को। मोरक्को, और ये मोरक्को से आने वाले थे, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका का इलाका था आगे। और ये 14th सेंचुरी में कहा आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। इसमें से भी आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन सभी जगहों के नाम आपको ऑप्शन में जरूर मिलेंगे। आपको बिल्कुल ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि अलबरूनी कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से, और 11th सेंचुरी में आए थे। अब अफ्रीका से पूछ लेंगे, अफ्रीका के किस पार्ट से आए थे, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आए थे। वो जगह कौन सी थी, मोरक्को नाम की जगह थी, और आने वाले कौन थे, आपके इब्न बतूता थे आगे। और फ्रेंकोइस बर्नियर, फ्रेंचमैन का मतलब जो कि कहां से आएंगे, फ्रांस से आएंगे। और फ्रेंकोइस बर्नियर, ये फ्रेंकोइस बर्नियर फ्रांस से आते हैं। ये अपने नाम में ही अपने आप बता रहे हैं कि मैं कहां से आया हूं, फ्रांस से आया हूं। और ये आते हैं 70th सेंचुरी में आते हैं। तो 11th सेंचुरी आपका, 14th सेंचुरी, और ये क्या है, 70th सेंचुरी में आते हैं। और इन्हीं सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये यात्री आते हैं और हमारे इंडिया के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत खूबसूरत, ये किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अलबरूनी एंड द किताब उल हिंद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये बुक रहने वाली है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है कि अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो आपकी किताब थी किताब उल हिंद। अब देखिए इसके बारे में, अलबरूनी वाज बोर्न इन 973 और ख्वारिज्म में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और प्रेजेंट डे ये कहां पर है, उज्बेकिस्तान के अंदर है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसके बारे में, अलबरूनी के बारे में याद रखने हैं कि 973 में इनका जन्म होता है। ख्वारिज्म जो प्रॉपर जगह है उसका नाम है, और ये जो बड़ा देश है वो क्या है, उज्बेकिस्तान, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान उसको कहा जाता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पुराने इतिहास की बात करें, तो हमारा जो इलाका है कोलकाता का इलाका, वहां ये क्या है, नॉलेज का सेंटर माना जाता था, लर्निंग सेंटर पुराने टाइम में माना जाता था। अब इस तरीके से ही ख्वारिज्म जो इलाका था, वहां पर ये जो उज्बेकिस्तान का इलाका था, ये लर्निंग सेंटर था। लर्निंग सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर पढ़ने लिखने इस तरह की जो चीजें थी वो बड़े लेवल पर होती थी। अलबरूनी रिसीव द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम, यानी कि उस समय पर जितनी बहुत बेस्ट एजुकेशन मिल सकती थी, उस बेस्ट एजुकेशन को इन्होंने क्या किया था, एक्वायर किया था। किसने, अलबरूनी ने किया था। तो इस तरीके से ही वॉज वेल वर्स इन द सेवरल लैंग्वेजेस, और उसको बहुत सारी क्या आती थी, लैंग्वेजेस आती थी। ये सीरियाइक लैंग्वेज, सीरिया के अंदर इस तरीके से, अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता है क्या करेंगे, एमसीक्यूज में आपको 4 ऑप्शन में दे देंगे, अलबरूनी कौन कौन सी भाषा को जानते थे, और इनमें 3 या 4 ऑप्शन आपको, हर ऑप्शन में एक को चेंज करेंगे और आपको देते रहेंगे। तो ये क्या है, सीरियाइक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत भाषा को क्या करते थे, जानते थे। कौन जानते थे, अलबरूनी जानते थे। आगे, ऑल्दो ही डिड नॉट नो द ग्रीक, वो ग्रीक भाषा नहीं जानते थे। अब वो पूछ लेंगे कि इनमें से अलबरूनी किस भाषा को नहीं जानते थे, इनमें से ऑप्शन लिख देंगे और एक ऑप्शन इसमें से आपका ग्रीक लिख देंगे। ही वॉज फैमिलियर विद द वर्क ऑफ द प्लूटो, यानी कि प्लूटो के काम को वो अच्छे तरीके से जानते थे। और वो क्या थे, ग्रीक फिलोसफर्स थे प्लूटो। प्लूटो को कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा में लिखते थे। लेकिन प्लूटो के बारे में उन्होंने पढ़ा किस भाषा में,
अरेबिक भाषा में। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके अलबरूनी थे वो ग्रीक भाषा नहीं जानते थे, लेकिन बहुत सारी जानकारी किसके बारे में रखते थे, प्लूटो के बारे में रखते थे। और उसका कारण क्या है कि जो ग्रीक के जो टेक्सिस थे, यानी कि जो ग्रीक भाषा में जो टेक्सिस किताबें वगैरह लिखी थी, उनको ट्रांसलेट कर दिया गया था। किसमें कर दिया गया था? अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया था। और आप ये जानते हो कि ये कौन सी भाषा जानते थे? अरेबिक भाषा ये अच्छे तरीके से जानते थे। तो इनको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो टेक्सिस ट्रांसलेट अरेबिक भाषा में हो चुके थे, उन टेक्सिस को, यानी कि पुराने जो फिलोसफर्स वगैरह होते हैं, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्या किया था? पढ़ा था। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्रीक भाषा में लिखे हुए टेक्सिस को भी ये पढ़ चुके थे, लेकिन ग्रीक भाषा के थ्रू नहीं, उन्होंने अरेबिक भाषा के थ्रू इन टेक्सिस को पढ़ा था। आगे, इन 1017 व्हेन द सुल्तान मोहम्मद इन्वेड। अब सुल्तान मोहम्मद इन्वेड करते हैं। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करते हैं, और ये ख्वारिज्म में आक्रमण करते हैं। अब आक्रमण करते हैं। ही टुक सेवरल स्कॉलर्स एंड द पोएट्स बैक टू द कैपिटल गजनी। ये कहाँ के रहने वाले थे? मोहम्मद गजनी, ऐसे नाम उनके साथ में बोला जाता है, मोहम्मद गजनी। अब मोहम्मद गजनी 1017 में अटैक करते हैं ख्वारिज्म पर। पुराने टाइम में ये होता था कि जो कोई इंसान अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होता है ना, उनको बहुत अप्रिसिएट किया जाता था। अब जैसे ही ये ख्वारिज्म में अटैक करते हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन पोइट्स हैं, कवि हैं, और यहाँ पर बहुत बेहतरीन ट्रेवलर्स हैं जो कि अपनी किताबें लिखते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं और दुनिया के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी कोई भी जो आपका इन्वेडर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जब अटैक करते थे, तो इनको अपने साथ लेकर आते थे कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे बारे में लिखो, हमारी हिस्ट्री को लिखो, हमारे एरिया के बारे में लिखो, हम सबके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। तो इस तरह के जो स्कॉलर्स होते थे, पोइट्स होते थे, उनको अपने साथ लेकर आते थे। और क्या होता था कि उनको ये कहा जाता था कि आप हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं था कि उनको मारा पीटा जा रहा है या उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। उनको बहुत बेहतर तरीके से रखा जाता था, और उनको ये कहा जाता था कि आप हमारे साथ रहें, और हमारे साथ रहते रहते हमारे साम्राज्य राज्य के बारे में क्या करें? लिखें। तो देखें, ही अराइव इन गजनी एज द होस्टेस, यानी कि उनको एक बंधक के रूप में लाया जाता है। कहां पर? गजनी के अंदर। बट ग्रेजुअली डेवलप द लाइकिंग फॉर द सिटीज, धीरे धीरे वो इस शहर को क्या करने लग जाता है? पसंद करने लग जाता है। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ अंटिल हिज डेथ एट द एज ऑफ 70, और पूरा जीवन फिर वो क्या करता है? वहां पर बिता देता है, जब तक उनकी डेथ नहीं होती। और किस एज तक? 70 की एज तक वहां पर रहता है, यानी कि गजनी के साम्राज्य में वो रहता है। आगे, अल ब्रूनी। अब देखें, इट वॉज द गजनी दैट अल ब्रूनी डेवलप इन द इंटरेस्ट इन इंडिया, यानी कि गजनी के इलाके में रहते रहते इनका इंटरेस्ट आता है। कहां पर आता है? जैसे इनका लाइफ स्पेन अगर ये देखें कि ये किस साम्राज्य के अंडर रहे थे, तो ये गजनी साम्राज्य के अंडर रहे थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट बनता है। कहां बनता है? कि मुझे कहां ट्रेवल करना चाहिए? इंडिया में ट्रेवल करना चाहिए। दिस वॉज नॉट अनयूजुअल द संस्कृत वर्क्स ऑन द एस्ट्रोनॉमी। ये कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि जो आपकी संस्कृत भाषा है ना, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान पर काम किया है, मैथमेटिक्स पर काम किया है, मेडिसिन पर काम किया है। अब ये जैसे ही इंडिया के बारे में जानते हैं, इंडिया में ट्रेवल करते हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो इनको पता लगता है कि इंडिया के जो संस्कृत टेक्सिस होते हैं, उनमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन के बारे में बहुत डिटेल में बातें लिखी हुई हैं। had been translated into the अरेबिक, और उन्होंने क्या किया है? अरेबिक भाषा में चीजों को ट्रांसलेट किया। और मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि अरेबिक भाषा को ये बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी कि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग इस भाषा में इन्होंने लिखा हुआ था। देखिए, व्हेन द पंजाब बिकम अ पार्ट ऑफ द
गजनी गजनी विद एम्पायर एंड अब ये हमारा जो पंजाब का इलाका है इसको ये क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। फिर ये पंजाब में इनको घूमने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। ये ट्रेवल करते हैं, इधर उधर देखते हैं, पंजाब का जो हमारा पुराना इलाका है उसको देखने का ये काम करते हैं। कॉन्टेक्ट विद द लोकल पॉपुलेशन हेल्प क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब यात्रा करते हैं तो हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन होती है इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से क्या है करती है, कोऑपरेशन करती है, सहयोग करती है इंडिया को जानने के बारे में। अलबरूनी स्पेंट ईयर ऑफ द कंपनी ऑफ द ब्राह्मणास, यानी कि ये कई सालों तक किसके कांटेक्ट में रहते हैं, हमारे देश में जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, जो संस्कृत को पढ़ना लिखना और बेहतरीन तरीके से टैक्सेस को लिखना वो अच्छे तरीके से जानते थे, तो उनके कांटेक्ट में कई सालों तक ये रहते हैं। एंड प्रिस्ट एंड स्कॉलर्स लर्निंग द संस्कृत एंड स्टडिंग द रिलीजियस फिलोसफिकल टैक्सेस, और ये कह रहे हैं कि धार्मिक और जो दार्शनिक टैक्सेस होते थे जो हमारे इंडिया के अंदर लिखे होते थे उनके बारे में ये क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इसका मतलब ये किस भाषा को भी जानने लग गए, संस्कृत भाषा को भी। और गजनी में कहाँ तक के इलाके तक इन्होंने रूल किया, इन्होंने रूल किया आपका जो पंजाब का इलाका है वहां पर इन्होंने रूल किया। While his itinerary is not clear, it is likely he traveled widely in the Punjab and the part of the northern India। ये कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक एक जगह पर नहीं रहे, इन्होंने मुख्य तौर पर एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया, पंजाब और नॉर्दर्न इंडिया को इन्होंने मुख्य तौर पर एक्सप्लेन किया है। Travel literature was already an accepted part of the Arabic literature by the time he wrote, यानी कि धीरे धीरे जो उनके टेक्सेस लिखे हुए थे, जो भी उन्होंने टेक्सेस लिखे थे उनके बारे में, जो कि जिस भाषा में उन्होंने लिखे थे, जो ये अरेबिक भाषा में उन्होंने लिखे थे, उस भाषा के जो टेक्सेस थे वो क्या है, बहुत सारे देशों में क्या किया गया, उनको एक्सेप्ट किया गया, दूसरी लैंग्वेज में चेंज किया गया और लोगों ने इनके टेक्सेस को क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया। दिस लिटरेचर डेल्ट विद द लैंड एंड फार अपार्ट एज द सहारा डेजर्ट। अब देखो ये सहारा डेजर्ट कहां पर है आपका, इन द वेस्ट टू एंड द रिवर वोल्गा इन द नॉर्थ, यानी कि इनकी जो आपके अकाउंट्स हैं, टैक्सेस हैं, इनकी जो यात्रा है वो कहां से कहां तक रही, ये सहारा डेजर्ट से लेकर और वोल्गा रिवर तक रही। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, सहारा डेजर्ट आपका जानते हो कहां पर है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ये वोल्गा रिवर कहां तक है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं। वोल्गा रिवर और क्या है, सहारा डेजर्ट। आप वेस्टर्न पार्ट से लेकर और ईस्टर्न पार्ट तक इन्होंने ये बिल्कुल डिफाइन करके बता दिया कि इनका जो ट्रेवलॉग्स थे, यानी कि यात्रा वृतांत थी, वो कहां से लेकर कहां तक बताई गई है। आगे, सो व्हाई few people in India would have read the Al-Biruni before the 1500, many other outside India may have done so। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो यात्री गण होते थे या ट्रेवलॉग्स वगैरह होते थे, इनकी किताबों को क्या है, बहुत ही ध्यान से क्या किया गया है, पढ़ा गया है। कहने का मतलब ये है कि जब नए नए यात्री डेवलप होते हैं कि हमें दूसरे देशों की क्या करनी है, यात्राएं करनी है, तो उन यात्राओं को करने से पहले इनके जो अलबरूनी रहे हैं, इनके टैक्सेस को पढ़ के फिर अपनी यात्राओं को क्या किया है, स्टार्ट किया है। आगे देखें, अब देखें सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से क्या कह रहे हैं कि जो अलबरूनी होते हैं उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, किताब उल हिंद। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किताब उल हिंद, और ये किस भाषा में लिखी है, अरेबिक भाषा में लिखी है। और ये बहुत ही सिंपल है और साधारण तरीके से इसको क्या किया गया है, लिखा गया है। और वॉल्यूमिनस टैक्सेस, ये काफी बड़ा टैक्स है जिसमें इन्होंने डिवाइड किया है 80 चैप्टर्स में। 80 चैप्टर्स में इन्होंने अपनी इस बुक को क्या किया है, डिवाइड किया है। सब्जेक्ट सच एज द रिलीजन, यानी कि उसके सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं कि भाई अगर 80 चैप्टर अलग अलग इन्होंने लिए हैं, कि 80 हेडिंग इन्होंने ली है और उसके अकॉर्डिंग पूरी बुक है, किताब उल हिंद बुक है, उसको इन्होंने क्या किया है, राइट किया है, लिखा है। आगे, सब्जेक्ट सच एज द रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर कुछ बातें इन्होंने लिख दी हैं। फिलोसफी, फिलोसफी के बारे में लिख दी हैं।
और फिर फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एलेनी और मैनर्स। मैनर्स क्या होता है? जो व्यवहार होता है, कस्टम्स होते हैं, सोशल लाइफ होती है, लाइफ, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स के बारे में लिखा है, आइकोनोग्राफी के बारे में, लॉ के बारे में, मेट्रोलॉजी के बारे में, इन सभी जो सब्जेक्ट्स को लेके और इन्होंने अपनी बुक को क्या किया है? कंपाइल किया है, लिखा है। आगे, जर्नली थ्रू नॉट ऑलवेज, अल्बरूनी अडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी अपना जो चैप्टर है, 80 चैप्टर जो है, उनको स्टार्ट करने से पहले ये हमेशा क्वेश्चन मार्क लेकर चलते थे। अब हो सकता है जैसे रिलीजन का टॉपिक चैप्टर लिख रहे हैं, रिलीजन के बारे में लिख रहे हैं, तो वो पहले क्वेश्चन कर दें कि रिलीजन होता क्या है, रिलीजन किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है, रिलीजन में क्या आता है। तो इस तरीके से जब भी वो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते तो एक क्वेश्चन के स्टार्ट के साथ ही क्या है, आप अपने जो चैप्टर है उसकी बिगिनिंग करते थे। फॉलोइंग दिस अप विद अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द संस्कृत ट्रेडिशन। और इस तरीके से जो आप है संस्कृत ट्रेडिशंस वगैरह होती हैं, संस्कृत के अंदर जो तरीके होते हैं, उनको क्या है इन्होंने अपनी जो राइटिंग है उसमें फॉलो किया है। कंक्लूडिंग विद द कंपैरिजन विद अदर द कल्चर। और जब ये अपनी टेक्सिस को लिखते हैं, बुक को लिखते हैं, तो वो अदर कंट्रीज होते हैं उनके साथ भी अपने टेक्सिस को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। आगे, some present day scholars have argued that this almost the geometric structures remarkable for its precision and the predictable on much to his the mathematical orientation। ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल जिस तरीके से होता है, एक बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल है, उसमें अपनी अपनी जो साइड्स की लेंथ होती है और तब जाकर ट्राइंगल बनता है। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अपने टेक्सिस को लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि वहां पर मैथ्स को भी क्या किया गया है? फॉलो किया गया है। कहने का मतलब इनको मैथ्स की नॉलेज भी काफी अच्छी थी कि चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्या है इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए, अल-बरूनी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ये शायद लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, इसको किसके बारे में भी देख लेते हैं। अल-बरूनी who wrote in the Arabic probably intended his work for the peoples living along the frontiers of the subcontinent। ये कह रहे हैं कि अपने आसपास के एरिया में जहां पर ये रह रहे थे, उस एरिया के लोगों के बारे में इन्होंने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। किस भाषा में एक्सप्लेन किया है? अरेबिक भाषा में। He was familiar with the ट्रांसलेशन एंड द एडेप्शन ऑफ द संस्कृत पाली। बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपने जो संस्कृत भाषा है हमारे देश के अंदर, पाली और प्राकृत भाषा में लिखे हुए टेक्सेस थे, उन्होंने किस भाषा में इनको ट्रांसलेट किया? अरेबिक भाषा में क्या है? ट्रांसलेट किया। These range from the fables to the work on the astronomy and the medicines। और इन्होंने ज्यादातर जो टॉपिक हैं वो एस्ट्रोनॉमी और किसको लिया है? मेडिसिन को इन्होंने अपनी जो भाषा है उसमें इन टेक्सिस को क्या किया है? ट्रांसलेट किया है और उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। आगे, हाउ एवर ही वॉज ए also critical about the way in which these texts are written and the clearly wanted to improve on them। और ये इनकी किताबों में दिखता है कि जब भी ये टेक्सिस को लिखते हैं तो उनसे कुछ आइडियाज लेते हैं। जैसे संस्कृत के टेक्सिस को इन्होंने देखा, इन्होंने पाली प्राकृत भाषा के टेक्सिस को देखा, पढ़ा और उसमें कुछ न कुछ सुधार करके फिर अपनी जो किताबें हैं उनको इन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो ये आपका था अल-बरूनी। अल-बरूनी किताब उल हिंद। अब आता है सेकंड आपका जो ट्रेवलर्स है, जो यात्री है, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चा यहाँ तक आया है बेटे, यहाँ तक बातों को सुन रहा है, अब बहुत पेशेंस के साथ इन चीजों को रिवाइज कर रहा है, क्योंकि आपने क्लास में चीजों को पढ़ा होगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप सच में बहुत बेहतर करने वाले हैं, इन फ्यूचर बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज जो हमारी सोशल मीडिया जिस तरीके से पॉपुलेशन को लेकर जा रही है,
आप शॉर्ट्स की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप लॉन्ग वीडियोस को देखना पसंद नहीं करते हो। सबसे बड़ी कमी है कि ये जो फोन है ये हमें एडिक्ट बना रहा है, आदी बना रहा है। किस चीज का? शॉर्ट्स का आदी बना रहा है। यानी कि छोटी छोटी चीजें क्या है आप देखना पसंद करते हो, थोड़े टाइम में बहुत नॉलेज चाहते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ये चैप्टर मैं 3 वीडियोस में लेकर आने वाली हूँ। उसका कारण ये है कि आपके शॉर्ट्स बिल्कुल काम नहीं आएंगे। जो 15 सेकंड्स के होते हैं उसमें अगर एक क्वेश्चन हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उससे आपके मार्क्स 90 प्लस बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। उसके लिए आपको डिटेल वीडियोस को देखना होगा। लेकिन ये जो चैप्टर है इसको मैं 15 डेज में क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको 3 डेज में आपको कंप्लीट करा के दे रही हूँ। तो ये भी एक शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो देखना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बहुत पेशेंस के साथ और बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे ना, तब आपको बेहतरीन तरीके से अपना चैप्टर कवर होगा। और इसमें जो ये नोट्स आपके लिए हैं अवेलेबल, इनको आप लिख के रखें। आप वीडियो को पॉज करें और फिर लिखें, वीडियो को पॉज करें फिर लिखें। आप इस नोट्स को तैयार कर लोगे, लास्ट में जब आपके एग्जाम होते हैं जब आप इनको क्या करें, रिवाइज करें। तो उम्मीद करती हूँ यहां तक अगर आप आए हैं तो आप बहुत बेहतरीन हैं। देखो अब इब्न बतूता और इनकी जो बुक है उनका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। अब रेहला एक किताब इन्होंने लिखी है। रेहला 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 ऐसे साउंड किया जाएगा। और ये ग्लोब ट्रॉटर कहलाते हैं, यानी कि जो आपके इब्न बतूता है उन्होंने ये पूरे ग्लोब को क्या किया है, ट्रेवल किया है, यात्रा की है, यानी कि बहुत सारे हिस्सों पर। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इनको अपॉइंट किया जाता है कि आप चाइना के अंदर जाओ, चाइना के अंदर जाने के बाद फिर ये सीधा चाइना नहीं जाता है, ये फिर मालदीव जाता है, अदर कंट्रीज में जाता है और ट्रेवल करते हुए फिर ये चाइना पहुंचता है। तो किस तरीके से इसको ग्लोब, ये क्या है, ट्रॉटर कहा जाता है, यानी कि पूरी दुनिया को घूमने वाला व्यक्ति कहा जाता है, इब्न बतूता को कहा जाता है। रिहिला इन्होंने अपनी बुक का नाम लिखा है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। इब्न बतूता बतूतास बुक ऑफ द ट्रेवल कॉल्ड रेहला रिटन इन द अरेबिक। अब पिछला जो आपका कौन रहा है, जो राइटर वगैरह रहे हैं, वो भी किस भाषा में लिख रहे थे? अरेबिक भाषा में। तो दूसरा भी यहाँ पर क्या है, आपके जो इब्न बतूता है वो भी किस भाषा में लिख रहे हैं? वो भी आपके अरेबिक भाषा में लिख रहे हैं। रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स अबाउट द सोशल एंड कल्चरल सब कॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कौन सी सेंचुरी में इंडिया को ट्रेवल करते हैं। 14th सेंचुरी में इंडिया को ट्रेवल करते हैं। आगे दिस मोरक्कन, अब ये कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे। और तंजियर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनटू वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिलीज नोन फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन द इस्लामिक रिलीजियस लॉ, या फिर जिसको क्या कहते हैं, सरिया कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि एक ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली में पैदा होते हैं और जो कि इस्लाम को फॉलो करने वाले होते हैं, और सरिया सरिया जो इस्लामिक लॉ होता है उसको ये बहुत बेहतरीन तरीके से इनका परिवार क्या करता था, जानता था। आगे ट्रू टू द ट्रेडिशंस ऑफ दिस फैमिली इब्न बतूता रिसीव्ड द लिटरली स्कॉलस्टिक एजुकेशन व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, यानी कि उन्होंने एक विद्वान जैसी नॉलेज बहुत बेहतरीन तरीके से ले ली थी, जबकि ये क्या थे, बिल्कुल जवान थे। यानी कि ये जवान थे तभी ये एक विद्वान की कैटेगरी में आ गए थे। Unlike most other member of his class, Ibn Battuta considered the experience gained through the travel to be the more important source of the knowledge than that book। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि इन्होंने कहा कि हम किताबों से पढ़ने की बजाय हम किसी जगह को खुद ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, जाके देखते हैं, तब जाकर हम क्या है, अपनी नॉलेज को और इनहेंस कर सकते हैं। हम दुनिया को जान सकते हैं, वहां के कल्चर को जान सकते हैं, वहां के रिलीजन को जान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर दुनिया को जानना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, ट्रैवल करनी पड़ेगी। और इन्होंने ऐसा किया। आगे ही जस्ट लव द ट्रेवलिंग एंड वेंट टू द फार ऑफ प्लेसेस एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू वर्ल्ड एंड पीपल्स। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने
दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को क्या किया, ट्रेवल किया और उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज इन्होंने ली। बिफोर सेट ऑफ फॉर इंडिया in 1332-33 he had made the pilgrimage trip to मक्का। ये कह रहे हैं कि जब ये इंडिया में आते हैं, वहां आने से पहले इन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, मक्का मदीना आप जानते हो, वहां की यात्रा इन्होंने की है। had already traveled the extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman and few trading ports in the coast of ईस्ट अफ्रीका। ये कहने का मतलब क्या है, ये इंडिया में आने से पहले बहुत सारे देशों में ऑलरेडी क्या कर चुके थे, ट्रेवल कर चुके थे। सीरिया है, इराक है, पर्सिया है, यमन है, ओमान है और क्या है आपका अफ्रीका वाले जो कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कोस्ट पर जो लगने वाले कंट्रीज है, इनको ये क्या कर चुके थे, ट्रेवल कर चुके थे। तो ये कौन है, ये ग्लोब ट्रॉटर हैं। नाम क्या है इनका, इनका नाम है इब्न बतूता। इन्होंने किस भाषा में लिखा है, अरेबिक भाषा में लिखा है। इनका जन्म तेंजिया नाम की जगह पर होता है। इनकी जो फैमिली होती है वो इस्लामिक रिलीजन्स में परफेक्ट होती है, शरिया कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। इनको जवान ही यानी कि जब ये यंग एज में ही थे, एक स्कॉलर की तरह ये अपने माइंड को डेवलप कर चुके थे। इनको नॉलेज, इनका कहने का मतलब था कि ज्यादा ट्रेवल करने से ज्यादा नॉलेज आती है, बशर्ते किसके, बुक्स के। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को लगभग क्या किया है, एक्सप्लोर किया है। ये इंडिया में आने से पहले क्या है आपके सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन और ये क्या है ओमान वाले जो कंट्रीज है उनमें क्या कर चुके हैं, यात्राएं कर चुके हैं। उम्मीद करती हूं यहां तक इब्न बतूता के बारे में आपको बहुत सारी बातें पता लग गई होंगी। आगे देखिए, इब्न बतूता रेहला इनकी बुक है। आगे, ट्रेवलिंग ओवरलैंड थ्रू द सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच्ड सिंध हमारा इंडिया का जो पुराना इलाका है उसको सिंध कहा जाता है, आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये कहाँ पहुंचते हैं, सिंध में पहुंचते हैं। और कब पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है कि सिंध में 1333 में आने वाले जो ट्रेवलर्स थे कौन थे, इब्न बतूता थे। आगे ही हैड हियर्ड अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक। उसने किसके बारे में सुना था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, जो कि तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड रहते हैं। द सुल्तान ऑफ दिल्ली, कहाँ के सुल्तान थे, दिल्ली। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हिस्ट्री को अगर आपने देखा हो तो ये जो डायनेस्टी है ये दिल्ली में रूल करती है। ल्यूड हिज द रेपुटेशन एंड द जेनरस पैट्रन्स ऑफ द आर्ट। ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत सुना था किसके बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, उनकी रेपुटेशन, उनके जेनरस पैट्रोन का मतलब क्या है, उन्होंने ऐसा सुना था कि जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उनको ये अपने दरबार में रखते हैं। कौन रखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक रखते हैं, तो उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो इनको इन बातों के बारे में पता लगता है तो ये सीधा कोर्ट्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि राजा के दरबार में पहुंचते हैं। और देखो क्या होता है, एंड लेट अस सेट ऑफ फॉर दिल्ली। और इस तरीके से ये क्या है, दिल्ली के लिए निकलते हैं, पासिंग थ्रू द मुल्तान एंड ऊच, यानी कि जो हमारा इंडिया के वेस्टर्न वाला पार्ट है ये मुल्तान, और इंडिया से इधर ऊच की तरफ होते हुए ये कहाँ आते हैं, सिंध प्रांत में आते हैं। द सुल्तान वाज इम्प्रेस बाय हिज स्कॉलरशिप, यानी कि इनके विद्वान जो ये थे उनको देखकर बहुत ही क्या है इंप्रेस होते हैं। एंड अपॉइंट हिम द काजी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इनको काजी क्यों अपॉइंट किया गया, क्योंकि इनकी फैमिली में शरिया और जो आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी का रिलीजन है उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या करते थे, जानते थे। तो इनको यहाँ पर क्या अपॉइंट कर दिया गया, काजी अपॉइंट कर दिया गया। और इसको काजी को हम जज भी बोल सकते हैं। और कहाँ का जज बन गया, दिल्ली का। देखो यात्रा करने आया है और दिल्ली दरबार में आता है, अपनी कुछ बातें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। तो उसके बाद इनको बहुत पसंद किया जाता है और इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। क्या अपॉइंट कर दिया जाता है, इनको जज अपॉइंट कर दिया जाता है। कितनी बेहतरीन बात कि किसी दूसरे देश में पैदा हुआ व्यक्ति ट्रैवल करते हुए आ रहा है, उन्होंने अपने जो क्या है सुना है कि जो यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं, इंडिया से ट्रैवल करके जा रहे हैं, उनसे सुना है
किस तरह का कोई इंडिया में सिंध प्रांत वाला जो इलाके से होते हुए दिल्ली वाला इलाका वहां पर है, तो वहां से एक व्यक्ति है जो कि बहुत पेट्रोनेस रखता है किसके प्रति, जो पिलग्रिमेज होते हैं, यात्रीगण होते हैं, या फिर जो ट्रेवलॉग्स जो लिखे जाते हैं उनके बारे में जो स्कॉलर होते हैं उनको ये बहुत संरक्षण देते हैं। तो यहाँ आते हैं, इनको यहाँ पर काजी अपॉइंट कर दिया जाता है। ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन ऑफ द सेवरल ईयर्स, और इस पोजीशन पर ये कई सालों तक यहाँ पर रहते हैं। एंड fell out the favor and the was thrown into the prison। अब आगे देखिए, वन ऑफ द ये कह रहे हैं कि इनको एक बार ऐसा भी हुआ कि इनको एक बार किस में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था और इनको छोड़ दिया जाता है। वंस द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द सुल्तान वाज क्लियर, और जब जैसे इनको जेल में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इनको जेल में डाला था, और जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो जाती है तो इनको दोबारा से उसी इंपीरियल सर्विस पर डाल दिया गया, और ऑर्डर्ड इन द 1342 to proceed to China as the sultans envoy to the Mongol rulers। और इनको एक काम सौंपा गया कि जो मंगोल रूलर्स हैं उनके पास आप जाएं। और ये कब काम सौंपा गया? 1342 में, कि आप वहां पर जाएं और वहां पर क्या करके आए, बात करके आए। कहां पर? जो मंगोल रूलर्स हैं चाइना के अंदर, आपने मंगोलिया नाम सुना होगा। मंगोल में जो मंगोल रूलर्स होते थे उन्होंने काफी बड़े लेवल पर बहुत सारे जो एरियाज थे उनको कॉन्कर किया था, तो उनसे बातें करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया। 1342 में इनको भेजा जाता है कहां पर? चाइना के अंदर। लेकिन ये सीधा नहीं जाते हैं, ये इधर उधर से घूमते हुए जाते हैं। तो देखो कैसे, विद द न्यू असाइनमेंट, इनको नया काम मिला था। इब्न बतूता प्रोसीड टू द मालाबार कोस्ट, यानी कि मालाबार कोस्ट आपका सदन का जो आपका इलाका है, केरला के आसपास का इलाका है, ये उस कोस्ट से होते हुए ये अपनी यात्रा को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। आगे, फ्रॉम मालाबार कोस्ट ही वेंट टू द मालदीव्स। अब ये कहा जाते हैं मालदीव्स, आपने सुना होगा, पीछे बहुत सारे खबरों में रहे हैं मालदीव्स के, जो वहां पर हमारे जो इंडियंस जाते थे या फिर जो हमारे पीएम है वहां पर ट्रेवल करने गए थे, उन पर कुछ टॉन्ट किया गया था। तो इस तरीके से जो मालदीव्स ये जाते हैं और क्या करते हैं, वहां पर कुछ समय रहते हैं, 18 मंथ्स तक वहां पर रहते हैं एज ए काजी, बट इवेंचुअली डिसाइड टू प्रोसीड द श्रीलंका, यानी कि फिर ये कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं। देखो, मालाबार कोस्ट पर गए, मालदीव पोर्ट से फिर कहाँ जाते हैं? श्रीलंका ये जाते हैं। ये सीधे चाइना नहीं गए, क्योंकि ये क्या थे? ग्लोब ट्रॉटर थे। ये एक बार अगर इनको काम सौंपा गया है तो ये सीधे सीधे नहीं चलते थे, ये घूम फिर के जाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने यात्राएं की थी। He then went back on once more to the Malabar coast। फिर मालाबार कोस्ट पर वापस आते हैं मालदीव्स, और एंड बिफोर द resuming his mission to China he visited the Bengal and Assam as well। और लास्ट में ये कहा जाते हैं, हमारा बंगाल का इलाका है, असम का इलाका है, वहां से ट्रेवल करते हुए फिर ये कहा जाते हैं? चाइना के अंदर जाते हैं। He took a ship टू सुमात्रा। उन्होंने सुमात्रा के लिए एक शिप ली, फ्रॉम द अनदर शिप ऑफ द चाइनीज पोर्ट टाउन द जियाता नाउ नोन एज द क्वांझू नाम से ये जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि जो आपके कौन रहे हैं? इब्न बतूता रहे हैं। उन्होंने चाइना की तरफ जाने के लिए कहां से, कौन से पोर्ट से इन्होंने क्या है यात्रा को संपन्न किया था? ही ट्रेवल एक्सटेंसिवली इन चाइना गोइंग एज फार एज द बीजिंग। और ये क्या है? इन्होंने लगभग जो आपका चाइना है उसको एक विशेष बड़े ध्यान से ट्रेवल किया, और ये कहां तक पहुंचे? बीजिंग आप जानते हो ये कैपिटल है, but did not stay for a long time and deciding to return home in 1347। और वहां तक पर चाइना के अंदर ये लंबे समय तक नहीं रहे, ये वापस लौटते हैं। और कब लौटते हैं? 1347 में ये फिर वापस लौटने का निर्णय करते हैं। His account is often compared with that of the मार्को पोलो के साथ इनके जो टैक्सेस हैं उनको कंपेयर किया जाता है। वो विजिटेड चाइना एंड also India from his home base in the Venice in the late 13th century। और late 13th century में ये अपने होम बेस में वेनिस के अंदर वापस क्या कर जाते हैं?
लौट जाते हैं। काफी एज हो गई है, ये वापिस यहाँ पर क्या करते हैं, लौटते हैं। आगे देखिए, इसमें हमारी इब्न बतूता को हम कंप्लीट करेंगे, तो इसमें हमारी कुछ इनके थॉट्स हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर को हम अगली क्लास में करेंगे। तो अब हम कर लेते हैं इब्न बतूता का जो आप इन्होंने किस तरीके से क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की हैं, उनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ वाला इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द न्यू कल्चर्स, पीपल्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि जो इब्न बतूता है, उन्होंने अपने जो टेक्सेस हैं, टेक्सेस आप बुक का नाम बताएंगे, रिहला है, तो उसमें कल्चर के बारे में लिखा है, पीपल्स के बारे में, बिलीव्स के बारे में, और किसके बारे में लिखा है, वैल्यूज के बारे में लिखा है। ही नीड टू बियर इन माइंड दैट this globe trotter was traveling in the 14th century when it was much more the arduous and the hazardous to travel than it today। ये कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से यात्राएं की जाती है ना, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि जैसे आज यात्राएं होती हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबल सोर्स को चूज करेंगे और अपनी यात्रा को बहुत आसानी से संपन्न कर लेंगे। तो इनका अपने टेक्सेस में लिखने का मतलब ये है कि मैं ग्लोब ट्रॉटर रहा हूं, मैं दुनिया की यात्रा करने वाला रहा हूं, लेकिन ये जो यात्रा है वो इतनी आसान नहीं थी, हजार्डियस थी, बहुत थकाने वाली थी, बहुत आपकी जो परीक्षाएं हैं वो लेने वाली थी। कहने का मतलब क्या है, जब ये दूसरे कल्चर से और दूसरे कल्चर में एंटर करते हैं, यानी कि ये अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर में जाते हैं, तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता, इट टुक द 40 डेज टू ट्रेवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के अंदर। ये कह रहे हैं कि मुल्तान से दिल्ली तक जाने में इनको कितना टाइम लगता था, 40 डेज लगता है। अब आज देखो, आज आप कितनी जल्दी क्या है इन चीजों को कवर कर। अबाउट द 50 डे सिंध टू दिल्ली, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि सिंध से लेकर दिल्ली तक की जो यात्रा है उसको तय करने में उनको कितने दिनों का टाइम लगता था, 50 डेज का टाइम लगता था। डिस्टेंस फ्रॉम द दौलताबाद टू दिल्ली वॉज कवर्ड इन द 40 डेज। पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल इनको अंडरलाइन करके अपना लिख लेना, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना कि दौलताबाद से दिल्ली तक यात्रा करने में अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता कितना टाइम लगता था, 40 डेज लगते थे। आगे, ग्वालियर से लेकर दिल्ली में कितना टाइम लगता था, आपके 10 डेज लगते थे। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। ट्रेवलिंग वाज आल्सो मोर इनसिक्योर, इब्न बतूता अटैक बाय द बैंड्स ऑफ द रॉबर्स सेवरल टाइम। ये कह रहे हैं कि ये जो यात्राएं थी वो आसान नहीं थी। बहुत कई बार ऐसा होता था कि क्योंकि पैदल यात्राएं होती थी, एक ग्रुप में चलते थे, कारवां में चलते थे, कई सारे व्यक्ति इकट्ठा होकर चलते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि इन व्यक्तियों पर, इन कारवास पर क्या किया गया, अटैक किया गया, तो इनका सामान लूट लिया गया, इनकी चीजें इनसे छीन ली गई। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि बहुत बार जो रोबर्स होते थे, लुटेरे होते थे, उनके सामान को इन्होंने क्या किया, छीन लिया। इनफैक्ट द प्रेफर्ड ट्रेवलिंग इन द कारवा अलोंग विद द कैंपेन। कैंपेन का मतलब क्या है, ज्यादातर जो यात्राएं थी वो एक ग्रुप में की जाती थी, बट दिस डिड नॉट डेटर हाईवेज रोबर्स, यानी कि जो रोबर्स होते थे, हाईवे रोबर्स होते थे, उनसे भी नहीं बचा जाता था। जो बड़े बड़े हाईवे, जो रास्ते होते थे, चौड़े रास्ते होते थे, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा ट्रेवल करती है, वहां पर भी इनको क्या कर लिया जाता था, लूट लिया जाता था। While the traveling from Multan to Delhi for entrance, his कारवा was attacked and many of his fellow travel lost their life। ये कह रहे हैं कि एक बार हम मुल्तान से लेकर और कहां तक की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली तक की यात्रा कर रहे थे, और इनके कारवा पर क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है। बहुत सारे मारे जाते हैं और बहुत सारे क्या करते हैं, बाउंड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। और ये क्या है, इस तरीके से इन्होंने अपना जो ये कहने का मतलब इनका ये है कि जो यात्राएं होती थी उनको ट्रेवल करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इतना आसान नहीं होता था। आगे देखें, अब ये कह रहे हैं कि किस तरीके से इन पर अटैक किया जाता है। एक आपकी बुक के अंदर एक कॉलम मिलेगा, मैंने उसको भी इंक्लूड किया है, ये कॉलम मिलेगा, तो उसमें ये आपको मिलेगा कि किस तरीके से इनके साथ बिहेव होता था। रोबर्स वर नॉट ओनली द हजार्ड ऑन द लॉन्ग जर्नी, द ट्रेवलर्स कुड फीड
होम सिक और फॉल इल, हियर इज द एक्सर्ट फ्रॉम द रेहला। अब ये कह रहे हैं कि रेहला बुक के अंदर से एक डिस्क्रिप्शन लिया गया है। किसका डिस्क्रिप्शन लिया गया है? इब्न बतूता का डिस्क्रिप्शन लिया गया है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ लुटेरे ही हमें परेशान नहीं करते थे, एक होम सिक हो जाती थी। होम सिक का मतलब क्या है? हम अंदर अंदर से ही क्या हो जाएं, बीमार हो जाएं। इस तरह की सिचुएशन भी इनके साथ होती थी। तो ये होता था कि कई बार जब ये यात्राएं करते, दूसरे कल्चर में जाते, तो बिल्कुल भी दूसरी भाषा को नहीं जानते, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो एक बार ऐसा होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो इनके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे, दो व्यक्ति और भी इनके साथ थे, यात्रा कर रहे थे, तो इनके साथ जो दो व्यक्ति थे उनको बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले ने ग्रीट किया, क्योंकि वो उस भाषा को क्या करते थे, जानते थे। और ये बेचारे एक साइड में खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनकर, उनकी जो ग्रीट्स देने का तरीका है, उन बातों को सुनकर ये अपने आप को अलाइनेट समझते हैं कि मुझको बिल्कुल अलग छोड़ दिया गया है। तो ये बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाते हैं। लेकिन जब वो साथ में इस तरह की जो एक्टिविटी देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं, वो मतलब इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आपको जानते नहीं, आपकी लैंग्वेज नहीं जानते, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो उनको सांत्वना देते हैं। तो फिर इनको एहसास होता है कि अलग कल्चर का होने के कारण हमें होम सिक भी हो सकता है, यानी कि हम अंदर अंदर ही क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। आगे, इट वॉज It was attacked by the fevers and actually tied myself on the scandal with a turban cloth in the case I should fall off by the reasons of my weakness। ये कह रहे हैं कि मैं बीमार हो गया, मुझे होम सिकनेस हो गई, मुझे बुखार आ रहा था। मैं अपने आप को, जो हॉर्स वगैरह होता है उसके साथ अपने आप को बांध के रोके हुए था, और मेरा बहुत बुरा हाल था। सो दैट द लास्ट वी रीच टू द टाउन ऑफ द ट्यूनिस। ये ट्यूनिस में पहुंचते हैं, एंड द टाउन्स फोक केम आउट टू द वेलकम द शेख। और जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था, उस शेख की वेलकम करने के लिए वहां के जो ये ट्यूनिस वाले व्यक्ति थे, वो इनके पास आते हैं। द सन ऑफ द काजी ऑन ऑल साइड दे केम टू फॉरवर्ड विद द greetings and question to one another, but not a soul said the word of the greeting to me। ये कह रहे हैं कि वो जो मेरे साथ थे, उनके साथ तो खूब बातें की जा रही थी, लेकिन एक शब्द भी मेरे से नहीं बोला गया। नहीं बोला गया कि इतनी लंबी यात्रा के बाद थक रहे हैं, बीमारी में हैं, लेकिन मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा, तो मुझे बहुत फील होता है, और मैं वहां पर क्या है, उसी टाइम बहुत ही हर्ट होता हूं। और he felt so sad at hurt on account of my loneliness that I could not retain the tears that started to my eyes। यानी कि मैं अपनी आंखों से जो आंसू है उनको बहने से नहीं रोक पाया, और मैं बुरी तरीके से रोने लग गया। तो ये यात्राएं है ना, जैसे देखने में लग रहा है कि घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मजे नहीं होते हैं। पुराने टाइम में सोर्सेज कम थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी, रोबोट्स इनको लूटते थे, इनकी किताबें ले जाते थे, या फिर और कोई सामान इनका होता था उनको छीन ले जाते थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको होती थी। और लॉनलीनेस इनको, यानी कि अकेलापन, भीड़ में भी अकेलापन इनको महसूस हो रहा था। उसका कारण ये है कि उनकी लैंग्वेज को वो अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। अब वेप्ट बिटरली, बुरी तरीके से रोने लग गया। बट वन ऑफ द पिलग्रिम्स रियलाइजिंग द क्योर्स ऑफ द माई डिस्ट्रेस एंड केम टू मी विद अ ग्रीटिंग्स। और एक व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, और वो मेरे पास आता है और मुझे ग्रीट करता है, मेरे से बातें करने की कोशिश करता है। आगे देखें, इब्न बतूता की जो एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज, ये कह रहे हैं कि जब हम यात्रा करते हैं तो वो टफ जरूर होती है, लेकिन कुछ जानने की इच्छा उसको किस में बदल देती है, एंजॉयमेंट में बदल देती है। देखो कैसे, एज वी हैव सीन द इब्न बतूता वाज द in inveterate the travelers who spent several years traveling through the North Africa and West Asia and part of Central Asia। He may even visit the Russia। यानी कि उन्होंने रशिया तक भी विजिट किया था। इन्होंने अपनी यात्रा को बताया था कि उन्होंने कहां से कहां तक की थी, तो थोड़ा सा देख लेना। मैंने एक क्वेश्चन पीछे आपसे पूछा था, द इंडिया सब कॉन्टिनेंट चाइना बिफोर रिटर्निंग टू हिज नेटिव land Morocco। When he returned, the local rulers issued the instructions that his stories be recorded। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये बहुत देशों में, एशिया के, सेंट्रल एशिया है, अफ्रीका है,
चाइना है या फिर रसिया है या मोरक्को में फिर वापस लौटते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी जगह को ट्रेवल करते हैं, लेकिन इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उनके बारे में भी इन्होंने क्या है, इनके जो अलग फिलोसफर्स होते हैं उन्होंने इनकी जो यात्राओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। आगे देखें, एजुकेशन एंड द एंटरटेनमेंट। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के बारे में इन्होंने क्या लिखा। दिस इज द इब्न जुजै। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता जो थे उनकी किताबों को अब दूसरी भाषा में एक्सप्लेन करने की बातें की जा रही हैं, और इनका नाम है इब्न जुजै। क्या नाम है? इब्न जुजै। ही वाज द डेपुटेड टू राइट व्हाट इब्न बतूता डिक्टेटेड सेड इन हिज इंट्रोडक्शंस। ये कह रहे हैं कि जो इब्न जुजै है उनको एक काम सौंपा गया कि इब्न बतूता ने जो भी इंट्रोडक्शन को जो भी बातें बताई हैं उनको दूसरी भाषा में क्या करें, एक्सप्लेन करें। अब आगे पढ़ेंगे। Gracious directions was that transmitted by the rulers that his Ibn Battuta should dictate an account of the cities which he had seen his travel and the interesting events which had clung to his memory, and that he should speak those whom he had met of the rulers of the countries। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, इनको अपॉइंट किया जाता है इब्न जुजै को कि ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने जहां जहां की भी यात्राएं की हैं उनके बारे में उसको क्या करो, उनके टेक्सिस को ट्रांसमिट करो, दूसरी भाषा में लिख दो। और उन्होंने जो भी चीज इंडिया के अंदर इंटरेस्टिंग इवेंट्स देखे, अलग उनको जो घटनाएं उन्होंने देखी हैं उनके बारे में लिखें, और उनकी मेमोरी को एकदम से पिंच करने वाली जो भी बातें हैं उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया है, उनको ट्रांसलेट करो। दैट शुड स्पीक टू दोज whom he had met of the rulers। और किस राजा के साथ वो मिले और उनको अच्छा लगा, उन सभी बातों के बारे में आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। एंड डिस्टिंग्विश मैन ऑफ द लर्निंग, यानी कि और उन्होंने अलग अलग जो व्यक्ति थे, विशेष जो व्यक्ति थे, उनसे उन्होंने बेहतर सीखा, उनके बारे में बताओ। एंड देयर पायस सेंट्स, यानी कि जो पवित्र हमारे संत वगैरह होते हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा होगा, उनके बारे में लिखा होगा। अकॉर्डिंग टू हिज डिक्टेटेड अपॉन दिस सब्जेक्ट नरेटिव विच गेव द एंटरटेनमेंट टू द माइंड एंड द डिलाइट टू द ईयर्स एंड आईज। ये कह रहे हैं कि उनको बहुत चीजें जो अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं, उन सभी बातों के बारे में उनकी इब्न बतूता जो किताब है उनसे उठाओ और अपनी भाषा में क्या करो, एक्सप्लेन करो। With a variety of curious particular by the exposing of which gave the edification and the marvelous thing by the referring to the aroused the interest। ये कह रहे हैं कि सभी उन बातों को एक्सप्लेन कर दो जो कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक इंटरेस्ट पैदा करें और हम भी जाने कि इब्न बतूता हमारे इलाके को किस नजर से देखते थे। अब आगे देखो, ये है लास्ट कॉन्सेप्ट बेटे इब्न बतूता के बारे में। जो यहाँ तक आया है बेटे उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पर की हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इब्न बतूता के बारे में। फिर हम फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इन द फुट ऑफ द इब्न बतूता, यानी कि इब्न बतूता के कदमों पर कौन चले। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से इब्न बतूता ने काम किया था, क्या और लोगों ने इस तरीके से काम किया और उनसे सीखकर कुछ स्टेप उठाए या नहीं उठाए। देखो क्या है, इन द सेंचुरीज बिटवीन द 14 to 18 विजिटर्स। ये कह रहे हैं कि 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी के जो विजिटर्स होते हैं, यात्री होते हैं, वो भी इंडिया के अंदर आते हैं। रोट द नंबर्स ऑफ ट्रेवलॉग्स इन पर्शियन। वो किस भाषा में लिखते हैं, फारसी भाषा में लिखते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया विजिटर्स द सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पर इस दौरान क्या है, 14 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक बहुत सारे व्यक्ति क्या है, ईरान है, ओमान है, इन सभी एम्पायर्स में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। देयर एक्सपीरियंस दीज राइटर्स फॉलोड इन द फुट स्टेप ऑफ द अल ब्रूनी एंड इब्न बतूता एंड हैड सम टाइम रीड दीज अर्लियर ऑथर्स। ये कह रहे हैं
कि जब ये यात्रा करते हैं तो इब्न बतूता की चीजों को भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर बाद में अपनी यात्राओं को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अमंग द बेस्ट नोन ऑफ दीज राइटर्स वर द अबू रजाक समरकंदी। इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है, ये अबू रजाक समरकंदी, जो कि इब्न बतूता के बारे में जानने के बाद फिर क्या है, विजिट करते हैं। हु विजिटेड साउथ इंडिया इन 1440s एंड मोहम्मद वली वली बल्खी, यानी कि ये भी यात्रा करते हैं। हु ट्रेवल्ड वाइडली इन द 1620s, ये कब यात्रा करते हैं, 1620s। 1 मार्क्स में आ सकता है, सीधा फैक्ट है, इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे शेख अल अल खाजिन Khazin, who came to the North India in the 1740s. Some of these authors were fascinated by India, and one of them of the Muhammad Balkhi even become a sort of the सन्यासी। और देखो मोहम्मद बल्कि यहाँ पर इंडिया में आते हैं और यहाँ पर वो क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। इतना प्रभावित होते हैं इंडिया के कल्चर से। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेवलर्स थे जो कि अच्छा नहीं मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं, इंडिया को नहीं मानते। उसका कारण क्या है, अदर सच एज द हाजिन वर डिसअपॉइंटेड एंड इवन द डिस्कस्ड विद द इंडिया, यानी कि जो आपके हाजिन थे वो ये कहते हैं कि मुझे इंडिया काफी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो चाहते थे रेड कारपेट वेलकम चाहते थे, कि मैं जब वहां पर पहुंचूं तो मुझे बड़े लेवल पर क्या किया जाएगा, अप्लोज किया जाएगा, तारीफें की जाएंगी। उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो इंडिया की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। तो ये था बेटे आपका, हमने 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा। किस किस के बारे में पढ़ा ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इन 2 व्यक्तियों के बारे में हमने जो इनकी ट्रेवल्स थी, जैसे इब्न बतूता को हमने पढ़ लिया है, इनकी ट्रेवल्स थी उनके बारे में, और अलबरूनी को आपने इस तरीके से पढ़ा है। तो अब ये जो चैप्टर है मैं कोशिश करूंगी 3 वीडियोस में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाए। ये 5th आपका चैप्टर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको देने वाली हूं एमसीक्यू सीरीज, यानी कि 12 ऐसी सीरीज आएंगी, यानी कि ऐसी क्लासेस आएंगी जिसमें आपको एमसीक्यूज कराने वाली हूं, क्योंकि बहुत बड़े चैप्टर हैं ये, और बहुत बड़े चैप्टर होने के कारण एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एमसीक्यूज जब बनते हैं तो किसी चैप्टर से 70, 80, 100 ऐसे एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो उन एमसीक्यूज को एक साथ लेकर आने वाली हूं, प्लस ये आपके जो चैप्टर है ये भी कराने वाली हूँ। डिटेल में कोशिश करूंगी कि हो जाए, क्योंकि डिटेल बहुत जरूरी होती है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। लेकिन फिर इसके बाद मैं आपको 12 क्लास अलग से देने वाली हूँ, जो कि एमसीक्यू सीरीज होगी, चैप्टर वाइज सीरीज होगी, जिससे ये होगा कि एमसीक्यूज के फॉर्म में जब आप चैप्टर को करोगे तो एक बार फिर रिकॉल आपका चैप्टर हो जाएगा। तो टेंशन ना लें, जनवरी में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर अपनी तैयारी आप रिपीटेशन में आप करते रहना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए कल के लिए इंतजार करें, कल मैं आपकी ये क्लास लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को बताएं कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है उसको कवर किया जा रहा है। आप 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास के बच्चों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं 9th क्लास को भी करा रही हूं, और अब क्या है, कुछ चैप्टर मैं 8th क्लास के भी कराने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि मैडम 8th क्लास को स्टार्ट कर दो ताकि हमारे बच्चे भी 8th क्लास को कवर कर पाए। तो मैं 8th क्लास के कुछ चैप्टर्स लेकर आने वाली हूँ, फाइनल एग्जाम से पहले लेकर आने वाली हूँ, ताकि उन बच्चों की भी तैयारी बेहतर हो सके। तो आप 8 से लेकर 12th तक के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।